हाय, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, कैसी लगी? अगर किसी भी तरह की कोई कमी महसूस होती हो तो आप मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दो, और कमी हो तो वो बताओ। और आगे हम आज करेंगे ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है शब्द। शब्द भेद के बारे में आज हम एक टेबल के द्वारा उसके भेदों के बारे में जानकारी करेंगे। सिर्फ इस टेबल में आपको शब्द भेद के बारे में मेन बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर जो हमारे सिलेबस में है शब्द रचना, उसके बारे में हम करेंगे। तो आज हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द, सबसे पहले बात यह कि शब्द होता क्या है। शब्द होता क्या है, जैसे मोटे तौर पे मैं तुम्हें बताती हूं कि व्याकरण में या भाषा में कह सकते हैं, वर्ण होता है, वर्ण या ध्वनि, और ध्वनि के मेल से बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। तो इस तरह से मुख्य तौर पे भाषा के चार भेद हैं: ध्वनि या वर्ण, नेक्स्ट है शब्द, और पद, और पद या रूप तीसरा, और चौथा है फिर वाक्य। तो जो ध्वनि है वो ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, व्याकरण की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया शब्द। शब्द कुछ ध्वनियों के समूह से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ निकलता है, वह हो गया शब्द। फिर है शब्द के बाद है पद। पद जो कि शब्दांश दो शब्दों से मिलकर भी बना हो सकता है, ठीक है, पद या रूप जिसका अर्थ निकले। और उसके बाद है वाक्य, जो पूरा वाक्य है, जो हमें पूरे वाक्य का एक अर्थ के रूप में हमें, जैसे कुछ उसका अर्थ के रूप में हमें कुछ पता चले, या सुन रहे हैं या हम कह रहे हैं वाक्य के रूप में, जिसका पूरा अर्थ निकले, वो होता है वाक्य। तो इस तरह व्याकरण में भाषा के चार तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे शब्द के बारे में। पहले, इससे पहले हमने क्या किया, वर्ण के बारे में पूरा हम पढ़ चुके हैं। कई वीडियोस के द्वारा मैंने वर्ण के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूं। अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं शब्द भेद। फर्स्ट है बनावट या संरचना के आधार पर शब्द। तो बनावट के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। वैसे मेन दो ही होते हैं, रूढ़ और यौगिक। तो हम तीन तरह के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे बनावट या संरचना के आधार पर। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो हमारे पुराने समय, परंपरा या पुराने समय से चले आ रहे हैं, उस समय जरूरत या परिस्थिति के अनुसार हमने किसी चीज पर जो नाम रखा गया, मतलब तब से ही वो शब्द चले आ रहे हैं और आज भी प्रयोग में आ रहे हैं, वो रूढ़ शब्द है और उनका अर्थ निकलता है। परंतु जब उस शब्द को हम उसके अलग अलग पार्ट कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, और इकट्ठा करने से जो शब्द बन जाता है तो वो उसका अर्थ निकलता है। वो ये क्या है? रूढ़। जैसे कल शब्द है, कल शब्द है क और ल। क और ल को हम अगर अलग कर दें तो क का भी मीनिंग नहीं निकलेगा, ल का भी। परंतु जब हम कल कर दें, शब्द बन जाएगा, तो कल का अर्थ निकलेगा। इस तरह ये रूढ़ शब्द है जो पुराने समय से, परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है, फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, और दोनों शब्द को जब हम अलग कर देते हैं तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है, और इकट्ठा भी। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी तरह विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो ये क्या हुआ? यौगिक शब्द, दोनों का अलग अलग मीनिंग भी निकलता है और इकट्ठा मीनिंग भी निकलता है। यह हुए यौगिक शब्द। अब हम आगे पढ़ेंगे योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर वो शब्द रूढ़ माने जाते हैं और बनावट के आधार पर यौगिक। और जब ये दोनों शब्द इकट्ठे हो जाते, मतलब दोनों शब्दों के मेल से बनता है, जब दोनों शब्द इकट्ठे हो जाते हैं
तो उनका कुछ एक अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नील नीला, कंठ नीले कंठ वाला, इसका मतलब हुआ, परंतु इसका अलग ही अर्थ जो मैं कहने जा रही हूं वो है शिव। नील प्लस कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला, और इसका जो अलग अर्थ निकला शिव। तो यह क्या हुआ? योग रूढ़। तो ये हमने बनावट और संरचना के आधार पर शब्दों के ये 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब नेक्स्ट हम करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द का जो ये भेद है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो यह है 5 भेद। फर्स्ट है तत्सम शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो उनको उसी तरह से, उसी रूप में हम हिंदी भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं, वह तत्सम शब्द है। जैसे वायु, अग्नि, सूर्य, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी भाषा में एज इट हम मतलब वैसे कि वैसे हम उनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, तो यह तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप, जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वह तत्सम से तद्भव बन जाते हैं। जैसे वायु का हवा, अग्नि का आग और सूर्य का सूरज, तो यह क्या हुआ? तद्भव शब्द। ठीक है, फिर आगे देशज शब्द। देशज में क्या है? देश, जो अपने देश के, हमारे अपने देश द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा गढ़े हुए जो शब्द है, बनाए हुए शब्द है, देशज शब्द कहलाते हैं। वो हमने किसी दूसरी भाषा से या किसी दूसरे देश से नहीं लिए, अपने ही देश द्वारा, अपने ही देश के नागरिकों द्वारा बनाए के जो शब्द है वो देशज शब्द है। ठीक है, तो देशज शब्द कौन से हैं? जैसे लड़का है, खिड़की है, थैला है, झाड़ू है, महिला, ये सब शब्द है देशज शब्द, हमारे अपने ही देश के शब्द है देशज शब्द। फिर आ गया विदेशज। विदेशज विदेश के, जैसे अंग्रेजी शब्द, तुर्की, अरबी, फारसी, जापानी, चीनी, ये शब्द विदेशी शब्द है जो हमारे भाषा में आगे हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, ये विदेशी शब्द है। जैसे क्या है? अंग्रेजी शब्द है रेडियो, टेलीविजन, कॉलेज, स्कूल, ये अंग्रेजी शब्द हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसी तरह है अरबी शब्द। अरबी शब्द है अमीर, गरीब, अरबी शब्द हो गया। और इसके बाद है फिर तुर्की शब्द, दरोगा, झाड़ू, यह है हमारे तुर्की शब्द है। और इसके बाद है फारसी, जैसे खूबसूरत, खूबसूरत शब्द है जो फारसी का शब्द है। और नेक्स्ट है चीनी, चीनी शब्द, जैसे चाय, लीची, यह चीनी शब्द है। और जापानी शब्द रिक्शा, रिक्शा शब्द जापानी शब्द है जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ये जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ये है विदेशी शब्द। ठीक है, फिर है संकर। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जब 2 स्रोतों को मिलाकर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे रेलगाड़ी, जो रेल शब्द है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी एक बन गया, तो ये 2 स्रोत, 2 भाषाओं का मिलकर एक शब्द बना है रेलगाड़ी, तो इसको संकर कहते हैं। तो इस तरह ही है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर यह शब्द भेद है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे विकार के आधार पर शब्द के भेद। तो विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग करते समय उसके अर्थ में बदलाव नहीं आता। जैसे लड़के खेल रहे हैं, यह वाक्य है, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, यह तो हुआ प्लूरल। अगर हम सिंगुलर करें, इसका सिंगुलर करें, जैसे लड़का खेल रहा है, तो इसमें क्या अर्थ में परिवर्तन आ गया। लड़के खेल रहे हैं
बहुवचन हो गया, बहुत सारे लड़के हो गए, लड़का खेल रहा है तो एक लड़का खेल रहा है। तो इस तरह से विकारी शब्द में क्या, उसमें अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, यह विकारी शब्द। ठीक है। इसी तरह अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें वाक्य में परिवर्तन करने पर उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे वह प्रतिदिन सैर करता है। अब इस वाक्य में जो प्रतिदिन शब्द है, अगर कहे वह सैर करता है, वे सैर करते हैं, वो सैर करता है, ठीक है, तो वह प्रतिदिन सैर करता है, प्रतिदिन शब्द, वो प्रतिदिन सैर करते हैं, वह सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, वो प्रतिदिन सैर करते हैं। तो प्रतिदिन जो शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य के अर्थ में कोई प्रयोग नहीं, मतलब प्लूरल में, सिंगुलर में, वाक्य में परिवर्तन करने पर उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वह अविकारी शब्द होते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह विकारी शब्द माने जाते हैं। और अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक शब्द जो वो अविकारी शब्द माने जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर तो जैसे प्रयोग, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। तो यह वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। तो संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का जो शब्द बोध कराते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। ठीक है। फिर क्रिया, जो हम किसी काम के करने या होने का बोध कराए जो शब्द, वो क्रिया कहलाते हैं। फिर है विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता करते हैं जो शब्द, विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता करते हैं जो शब्द, क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक, जो अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद है समुच्चय बोधक, जो अवयव शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों का संबंध स्थापित करते हैं, तो वो क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है। नेक्स्ट आ गया विस्मय बोधक, जो वाक्य के शुरुआत या प्रारंभ में आकर किसी हर्ष, शोक या घृणा का बोध कराते हैं, विस्मय का बोध कराते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो यह क्या हुआ? वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हो गया, शब्द भेद हो गया। ठीक है। फिर आगे हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे सार्थक शब्द पानी है, हवा है, जिसका अर्थ निकलता है। निरर्थक जैसे हम कहते हैं पानी वानी, खाना वाना। अब खाना तो ठीक है, वाना क्या हुआ? पानी वानी, पानी तो ठीक है, वानी क्या हुआ? तो इस तरह ये निरर्थक शब्द हो गए। तो आगे हम सार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक शब्द, जैसे सार्थक शब्द के आगे भेद है, जैसे प्रायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थी है, अनेकार्थिक है, समुच्चरित शब्द है। तो जैसे प्रायवाची शब्द है, प्रायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ तो एक ही निकलता है परंतु शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे पानी, जल, तो क्या हुआ? शब्द अलग अलग है परंतु अर्थ एक ही है, यह प्रायवाची शब्द है। इसी तरह विलोम शब्द है। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो एक शब्द के बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे आकाश, पाताल, या धरती, आकाश, काला, गोरा। ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं।
ठीक है। फिर है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द होता है कि पूरे वाक्य का एक ही अर्थ निकले, मतलब एक ही उस शब्द का एक ही अर्थ निकले, अन्य अर्थ न निकले। एक शब्द का एक ही अर्थ निकले तो एकार्थी शब्द, उसका कोई अन्य अर्थ और कोई अर्थ न निकला उस शब्द का, एकार्थी शब्द हो गया। ठीक है। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के जब 2 या 3 या कई अर्थ निकलते हैं तो अनेकार्थी शब्द हो गया। जैसे मन का, मन का, मन का, मन का, ठीक है। और एक हो गया मन का मोती, तो यह क्या हुआ, एक ही शब्द के 2 अर्थ हो गए। इस तरह एक शब्द के अनेक अर्थ होते जब निकलते हैं तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आ गया सम उच्चरित शब्द, जैसे जिनका उच्चारण सम्मान हो, बोलने में हमें सम्मान उच्चारण करें परंतु उसका अर्थ समान, उच्चरित उच्चारण में समान हो परंतु उसका अर्थ अलग निकले। जैसे हंस, हंस, हम उच्चारण में तो एक ही है हंस, हंस, परंतु एक हंस क्या हुआ, पक्षी, और एक हंस हो गया हंसना। उच्चारण में सेम है परंतु उनके अर्थ में भेद है, तो यह हो गया समुच्चरित शब्द। तो इस तरह से आज हमने शब्द भेद के बारे में पढ़ा। तो शब्द भेद, शब्द होता क्या है, वर्णों का सार्थक समूह। तो यह भाषा में 4 तत्व पाए जाते हैं, वर्ण, ध्वनि या वर्ण, उसके बाद भाषा, शब्द, वर्ण या ध्वनि, फिर वर्णों का समूह क्या हुआ, शब्द, फिर शब्दों का जो समूह 2 या 3 शब्द जो पद बोलते हैं, रूप बोलते हैं, जिसका एक अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ। ठीक है, वो क्या होगा, पद या रूप। और फिर पदों या शब्दों का जो समूह होगा एक वाक्य का रूप ले लेता है, जिसका पूरा अच्छे से एक अर्थ निकलता है, वह वाक्य हो गया। तो इस तरह भाषा के 4 तत्व पाए जाते हैं। और शब्दों के भेद के बारे में हम पढ़ा। तो इस तरह से बनावट, उत्पत्ति, विकार, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के अलग अलग भेद हैं। तो यह टेबल आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत उपयोगी रहेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना आराम से और समझने की कोशिश करना, और इस तरह से आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो सिलेबस में रहेगा शब्द रचना। शब्द रचना में क्या है, शब्द रचना में क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, जो हमारे सिलेबस में है। तो नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझना। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए या समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें, ताकि मैं वो पढ़कर उसको आपके आंसर दे सकूं और उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है बच्चों, और अच्छे से लगे रहो, पढ़ते रहो, जुटे रहो और अपने मकसद में जरूर सफल होंगे। थैंक यू।